विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं कौन सी रेखा पर? अक्षीय रेखा पर। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। सबसे पहले आप एक मास्टर फॉर्मूला दिमाग में रखें जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फॉर्मूला पढ़ा? KQ/R²। और डायरेक्शन के लिए क्या था? R के। बस ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लिया। क्या फॉर्मूला है? KQ/R² और दिशा के लिए क्या? R के। ये पूरा टॉपिक इसी फॉर्मूले बेस पर है। अब चलते हैं सिचुएशन पर। द्विध्रुव दो आवेश हम ले रहे हैं, एक अपने पास +Q और दूसरा अपने पास क्या है? -Q। और ये उसको मिलाने वाली कौन सी रेखा होगी? अक्षीय रेखा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। ये बिंदु A है और ये B है और ये द्विध्रुव का केंद्र क्या है? O है। हमारी परिस्थिति है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, यानी इस अक्षीय रेखा पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे देखिए वो बिंदु में ये P ले लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दाईं साइड लें या बाईं साइड। जैसे मैंने दाईं साइड पर द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? तीव्रता, यानी EP का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। तो आप ये बताइए OP दूरी कितनी हो जाएगी? ½ यानी कहने का मतलब a। तो हमें BP दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो BP दूरी कितनी होगी? टोटल R में से कितनी कम हो जाएगी? a। तो यानी कहने का मतलब R - a। क्यों? क्योंकि OP दूरी कितनी है? R, और उसमें से OP कम कर देंगे तो बाकी कितनी बच जाएगी? BP। दूसरी बात हमें AP दूरी की आवश्यकता होगी। तो देखिए AP दूरी की आवश्यकता होगी तो OB दूरी कितनी है? R, और R में OA और जोड़ दें तो OA कितनी है? A। तो टोटल AP दूरी हो जाएगी, यानी टोटल AP दूरी हो जाएगी अपने पास कितनी? R + A। ये टोटल बिंदु P की क्या हो जाएगी? दूरी। तो सारी दूरियां हमने निर्धारित कर ली। आप जैसी जो परिस्थिति है उसको आप लिख लीजिए कि माना एक द्विध्रुव जिनके दो आवेश +Q और -Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर कौन सी रेखा पर? अक्षीय रेखा पर एक बिंदु क्या स्थित है? P, जहां हम विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? तीव्रता, जैसा कि व्यवस्था को चित्रानुसार दर्शाया है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ कितने आवेश मौजूद हैं? कितने बिंदु आवेश हैं? 2, एक +Q और दूसरा -Q। तो इस मास्टर फॉर्मूले का उपयोग करके हम दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे किस पर? बिंदु P पर। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये मास्टर फॉर्मूला। आप लिखेंगे +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर? P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो तीव्रता मैं मान लेता हूं E1। फॉर्मूला क्या कहता है E1 का? KQ। तो Q की जगह Q है और अपॉन है R²। होती है बीच की दूरी। तो +Q से बिंदु P की बीच की दूरी कितनी है? AP। तो AP की होल स्क्वायर। और आप सामने लिखेंगे डायरेक्शन, यानी दिशा। दिशा क्या होगी? दिशा अपने पास देखिए धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखा किधर निकलती है? बाहर की ओर। तो बिंदु A से कहां निकालना है अपन? P पर। तो इसको मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? ये। तो A से किधर? P की ओर। क्यों? क्योंकि ये धनावेश है। इसका मतलब E1 की जो दिशा अपने पास होगी वो A से P की ओर होगी। इसको मैंने चित्र में भी दर्शा दिया E1 सदिश, यानी E1 सदिश की दिशा किधर होगी? A से P की ओर। तो दिशा आप लिख सकते हैं क्या? A to P। अब AP का आप मान रख दीजिए, क्या मान है? KQ, और AP का मान है R + A। तो R + A की क्या? होल स्क्वायर। और दिशा आपने लिखी रखी, इसको समीकरण क्या दे लीजिए? 1। अब इसी प्रकार एक दूसरा आवेश और भी तो बच गया,
कितना, कौन सा, -q। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार यानी यही मास्टर फॉर्मूला आपको दोबारा अप्लाई करना है। -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम मान लेते हैं E2। तो E2 का मान क्या होगा अपने पास, E2 बराबर हो जाएगा, यही फॉर्मूला K Q। देखिए हम परिमाण लिख रहे हैं, यहाँ -q आवेश जरूर है लेकिन वो दिशा के लिए हम दिशा में प्रदर्शित करेंगे। तो परिमाण अपने पास कितना है, Q, तो K Q। और बीच की दूरी देखिए आप, क्योंकि यहाँ B पर -q है तो P बिंदु है, बीच की दूरी क्या है, BP। और BP का वैसे मान भी कितना है, r - a। तो मैं रख देता हूं BP की होल स्क्वायर। और आप देखिए अभी कह रहे थे सर यहाँ ये माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण दिशा बल रेखा किधर आएगी, अंदर की ओर, यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, P से B की ओर। चलो इस चित्र में दर्शा देते हैं E2 की दिशा P से किधर, B की ओर। तो आप लिख लीजिए दिशा क्या होगी, P से B की ओर, ये अपने पास इसकी क्या होगी, दिशा। और BP का मान भी रख लीजिए, क्या मान है, BP का मान अपने पास देखिए r - a। तो r - a की क्या होगी, होल स्क्वायर। और दिशा आपने लिखी, ये समीकरण क्या होगी, 2। उसके बाद क्या करना है, आप समीकरण 1 और 2 को गौर से लिखिए, 1 और 2। और उसका कौन सा पार्ट देखना आपको, हर, यहाँ हर है r + a की होल स्क्वायर और यहाँ हर है r - a की होल स्क्वायर। देखिए अंश दोनों का समान है। तो आपने गणित की जो 10वीं तक की मैथ की जो बुक है उसमें पढ़ा है कि यदि हर जितना छोटा हो, जब अंश समान और हर जितना छोटा हो तो उसका मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ छोटा कौन सा है, r - a। इसका मतलब E2 बड़ा होगा किससे, E1 से। ठीक है, एक बात हो गई, E2 ग्रेटर देन E1। और दूसरी बात देखिए E2 और E1 की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। इसका मतलब दिशा, जहां दिशा की बात आ जाएगी तो एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत। तो बाकायदा आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E2 ग्रेटर देन E1, यानी E2 का परिमाण ज्यादा है किससे, E1 से, लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या है, दिशा क्या है, विपरीत, विपरीत। ठीक है, यानी E2 ग्रेटर देन E1 लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या, विपरीत। अतः अब हमारा टॉपिक हो जाएगा, देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः द्विध्रुव के कारण, क्योंकि अब दोनों आवेश आ चुके, अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने पास EP का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, EP बराबर, दोनों दिशा में विपरीत है लेकिन E2 ग्रेटर देन है तो E2 - E1। बड़ी मजेदार बात है कि E2 ग्रेटर देन E1 तो E2 - E1, क्योंकि दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब E2 प्रभावी है। कौन सा प्रभावी है, E2। और E2 की डायरेक्शन देखिए आप चित्र में, P से किधर है, B की ओर, या सरल शब्दों में कहें तो -q से किधर है, +q की ओर। तो बाकायदा मैं लिख सकता हूं दिशा क्या, P से B की ओर। आप ऐसे लिख दें, या आप ये भी लिख सकते हैं -q से क्या, +q की ओर, या आप चित्र के अनुसार B से किधर, A की ओर। ये अपने पास EP का मान आ गया, यानी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की क्या आ गई, तीव्रता। समीकरण क्या, 3। और 1 और 2 का जो मान है वो आप रखेंगे किसमें, समीकरण 3 में। तो 1 और 2 का मान मैं समीकरण 3 में रखूं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, किसका मान, समीकरण 1 और 2 का ये मान हम रखेंगे किसमें, समीकरण 3 में। देखिए यदि हम दोनों मान समीकरण में रखें तो EP बराबर, E2 का मान देखिए क्या है, E2 का मान आप समीकरण 2 में देखिए क्या है, KQ अपॉन r - a की क्या है, होल स्क्वायर, E2 का मान। और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। E1 का क्या मान है, KQ अपॉन r
प्लस ए की क्या है होल स्क्वायर, ये दोनों मान हमने यहाँ रख ली। और दिशा आपने लिख रखी है पी से किधर है, बी की ओर, कॉमा लगा करके लिख देना दिशा पी से बी की ओर लिख देना। तो ईपी का मान, अब इसको आप सॉल्व करें, ईपी बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए ईपी का क्या मान आएगा, के क्यू दोनों में क्या आ चुका, कॉमन ले लिया। और इसको हम हल करें तो यहाँ देखिए यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए की होल स्क्वायर, और इधर बचेगा -1/r प्लस ए की होल स्क्वायर। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा, और दोनों का गुणा करें यानी r माइनस ए की होल स्क्वायर और इंटू r प्लस ए की होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये यहाँ चला जाएगा और ये इधर का पार्ट है वो उधर चला जाएगा, यानी अपने पास क्या आ जाएगा r प्लस ए की होल स्क्वायर और माइनस r माइनस ए की होल स्क्वायर। और दिशा अपने सामने लिख रखी है पी से किधर, बी की ओर। इस समीकरण को हल कीजिए के क्यू, और अपने पास देखिए इसकी होल स्क्वायर करें तो अपने पास r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, साथ में देखिए किसका चिन्ह और है माइनस का, और माइनस की होल स्क्वायर तो क्या जाएगा r स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस 2ar, माइनस माइनस प्लस 2ar। और नीचे देखिए दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, लेकिन देखिए एक r माइनस है एक r प्लस ए, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे की कंप्लीट की क्या है होल स्क्वायर, ये माना जाएगा। और दिशा साथ ही चलेगी क्या, P से B की ओर। अब जो कटता है उसको काटिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और 2ar प्लस 2ar जोड़ना आता है यानी 4ar की q, और मैं 2a इसके साथ ही ले लेता हूँ, 2r बाहर ले लेता हूँ, क्या हो गया 2 इंटू 2 यानी 4ar, और अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्या होल स्क्वायर। और दिशा किधर है, दिशा है P से B की ओर। अब जब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए आप सभी ने पढ़ा है Q इंटू 2a, पीछे टॉपिक आया था, क्या नाम है इसका, द्विध्रुव आघूर्ण, और किससे दर्शाते हैं P से, यानी क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 आगे ले लेता हूं 2k, और Q इंटू 2a की जगह क्या लिख दें P, और साथ में क्या है r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्या होल स्क्वायर। और दिशा आपने लिखी किधर, P से B की ओर। हाँ एक कारण और दे दीजिए, चूंकि P बराबर क्या लिखा हमने Q इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी यहाँ Q इंटू 2a यानी P, तो क्या फॉर्मूला आया 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, कहां पर EP। वास्तविक फॉर्मूला तो यही है, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आप सभी जानते हैं, आपने पीछे टॉपिक पढ़ा आदर्श द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव की 2 शर्त थी। पहली शर्त क्या थी कि आवेशों का परिमाण बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन जो दूसरी शर्त थी वो महत्वपूर्ण थी। दूसरी शर्त ये थी कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत क्या होनी चाहिए, कम। इसका मतलब प्रेक्षण बिंदु की दूरी बहुत ज्यादा है किससे, ए से, क्योंकि ये तो हम खुद ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत क्या होनी चाहिए, कम। तो किसकी शर्त है, आदर्श द्विध्रुव की। यदि आदर्श द्विध्रुव की कंडीशन लगाएं तो r ग्रेटर देन ए, इसका मतलब नीचे जो ए स्क्वायर आया है उसको आप क्या कर सकते हैं, इसलिए r ग्रेटर देन ए होने की वजह से आप क्या करोगे, ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, नगण्य करते हैं किसको, ए स्क्वायर को। तो देखिए EP, वैसे ये EP कौन सी रेखा पर है, अक्षीय रेखा पर, तो E अक्षीय लिख दिया, और इसको नेगलेक्ट कर दें तो क्या फॉर्मूला आएगा 2kpr, और नीचे देखिए अपने पास r, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो r स्क्वायर है, और स्क्वायर और है तो r की पावर कितनी हो जाएगी 4। और दिशा किधर है, दिशा तो वही P से किधर, B की ओर, वही दिशा अपने पास P से किधर, B की ओर। और यदि आप इसको देखें तो एक r और r कैंसिल हो जाएगा, तो
क्या फॉर्मूला आ गया 2kT अपॉन r³ और दिशा P से B की ओर। ये फॉर्मूला है आदर्श द्विध्रुव के लिए। किसके लिए? आदर्श द्विध्रुव के लिए। लेकिन यदि अपन इसको सदिश रूप में लिखें, किस रूप में? सदिश रूप में। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंसेप्ट बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सदिश रूप। और सदिश रूप में आपको गौर करने वाली बात यह है कि दोनों की दिशा का ज्ञान जरूरी है। अभी आप जब देख रहे हैं एपी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, खुद आपने अनुभव किया है इस फॉर्मूले को हल करते हुए। P से किधर है? B की ओर, यानी -q से किधर है? +q की ओर। और द्विध्रुव की दिशा भी आपने पीछे पढ़ी थी किधर? भौतिकी के अंदर किधर होती है? ऋणात्मक आवेश से किधर? धनात्मक आवेश की ओर। इसका मतलब P की दिशा और E की दिशा, E अक्षीय। P की दिशा आपको जानते हैं -q से किधर होती है? +q की ओर। ये किसकी दिशा हो गई? P की। यानी P की दिशा किधर हुई? -q से +q की ओर, यानी B से किधर? A की ओर। तो E अक्षीय की भी दिशा किधर है? P से B, यानी B से A, B to A। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में। इसका मतलब किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। यदि हम सदिश रूप में लिखें तो E सदिश कौन सी रेखा पर है? ये बिंदु P अक्षीय रेखा पर, अक्षीय पर। क्या फॉर्मूला आएगा? बीच में किसका चिन्ह जाएगा? प्लस का। 2k P सदिश अपॉन r³। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। निरक्षीय रेखा पर जब हम हल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अक्षीय रेखा ही एक ऐसी रेखा है जिस पर E की और P की दिशा क्या होती है? एक और कंसेप्ट पूछा जाता है, क्या? बिंदु आवेश के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा, E पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु के लिए, E बिंदु के लिए क्या फॉर्मूला था? KQ अपॉन r²। और चलो डायरेक्शन के लिए मैं लगा देता हूं r², E सदिश। देखिए, जब दोनों की आप तुलना करें, द्विध्रुव की और बिंदु आवेश की, तो इसकी जो निर्भरता है वो आपके सामने समझ में आ रही होगी कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, द्विध्रुव के कारण E अक्षीय, वो समानुपाती 1/r³, और बिंदु के लिए समानुपाती 1/r²। इसका मतलब अक्षीय रेखा के लिए तेजी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। किसके लिए? अक्षीय रेखा के लिए। जबकि बिंदु आवेश के लिए 1/r²।